जिनकी मातृभूमि सभी छात्रों को गुड इवनिंग। बेटा, यूपी बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल सर पर है, एक दिन का समय है। जो हाई स्कूल परीक्षा में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उनके लिए कला के लिए मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को चुना है और उनको हम देखते हैं। आप तैयार करें श्योरली, इसमें से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। देखते हैं। ये कला 20 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने लिया है। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि कला किस भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है? तो बेटा, कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये कला संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कला कैसी है? भारतीय कला जो है ये रेखा प्रधान है। भारतीय कला रेखा प्रधान है, ध्यान रखना है। लिखा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। देखिए बेटा, भरत मुनि ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जिसको कि हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। ध्यान रखिएगा, हम इस एक क्वेश्चन में 2 आंसर आपको दे रहे हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, वो भी किसमें? नाट्य शास्त्र में बताया गया है। ये नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें रसों की संख्या 8 बताई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र आपने सुना होगा। बेटा, ओस्टवाल्ड रंग चक्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं बेटा। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है। और फिर है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग आया करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग हमारे 3 हैं, लाल, पीला और नीला। बेटा, हरे को कभी मत सिलेक्ट कीजिएगा। ये 3 आपके प्राथमिक रंग है। ये क्वेश्चन श्योरली आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, पीला और नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग है। फिर द्वितीयक रंग क्या होते हैं आपको बताएं बेटा। द्वितीयक रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग को मिलाने से बनता है। 2 प्राथमिक रंगों को मिलाया जाए तो द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। जैसे आप देखें, लाल और पीला को मिला दीजिए। लाल और पीला को अगर आप मिलाएंगे तो आपका बेटा नारंगी बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये लाल पीला को मिला दे तो नारंगी बन जाता है। पीला और नीला को आप मिलाएं, हरा बन जाएगा। लाल और नीला को आप मिलाएं, बैगनी बन जाएगा। ये इनको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। वह रंग जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं उनको द्वितीयक रंग कहा जाता है। एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम बेटा, जैसे कोई चित्र बनाया जाए और उसमें सब कुछ यानी उसके प्रत्येक भाग को एक ही रंग से प्रदर्शित किया जाए, उसमें एक ही रंग का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे चित्रों को मोनोक्रोम कहते हैं। ये हम लिख रहे हैं, एक रंग से बना चित्र। ऐसा चित्र जहां पर केवल एक ही रंग का प्रयोग हुआ हो उसको मोनोक्रोम कहा जाता है। पॉलीक्रोम जिसमें बहुत से रंगों का प्रयोग हो,
बहुरंगी, ये बहुरंग प्रयोग हो, एक नहीं चित्र में कई रंगों का प्रयोग हो, उसको हम पॉलीक्रोम कहते हैं। बेटा अगला है विरोधी रंग। हम आपको बताएं, आप ओस्टवाल्ड रंग चक्र बनाए, डाउनलोड कर ले। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में आप देखें कि एक रंग के जो सामने पाया जाता है उसको विरोधी रंग कहा जाता है। जैसे आप देखें सफेद और काला, सफेद और काला एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये विरोधी रंग हो गए। लाल और हरा, ये विरोधी रंग हो गए। ऐसे रंगों को हम विरोधी रंग कहते हैं, जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में आमने सामने बिल्कुल पाए जाते हैं। ऐसे रंगों को हम विरोधी रंग कहते हैं। गर्म रंग क्या होते हैं इसको जान लीजिए। गर्म रंग वह रंग होते हैं बेटा जो हमारे आंखों पर बहुत तीव्र प्रभाव डालते हैं, हमारी आंखों पर बहुत तीव्र प्रभाव डालते हैं। या यूं आप कह लीजिए कि जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव प्रदर्शित हो रहा हो, ऐसे रंगों को हम गर्म रंग कहते हैं। जैसे गर्म रंगों में बेटा हमारा है लाल, सबसे पहला लाल, नारंगी, ये और पीला। ऐसे रंगों को बेटा हम गर्म रंग कहते हैं, जो हमारे आंखों पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। इसके बाद आता है ठंडा रंग। क्या होता है ठंडा रंग? जो होता है ये हमारे आंखों को बड़ा ही सुखद प्रभाव देता है, शीतलता प्रदान करता है। ऐसे रंगों को हम ठंडा रंग कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि जो रंग नीले रंग के संयोजन या मिलावट से बने हो, जिसमें नीले रंग का प्रभाव हो, ऐसे रंग को हम ठंडा रंग कहते हैं। नीला, हरा, बैगनी या आसमानी कह लीजिए। बैगनी में लाल का भी प्रभाव दर्शाया जाता है, आसमानी। ये तो ये जो रंग हमारे होते हैं बेटा, ये ठंडे रंग कहलाते हैं, जो हमारे आंखों को बहुत ही सुखद प्रभाव देते हैं। और अगला है अजंता गुफा कहाँ है? भैया कला की चर्चा हो। और बड़ा एक क्वेश्चन, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? बहुत ही फेमस सा चित्र है, बहुत फेमस चित्र है। भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, अवनी बाबू ने। ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था भारत माता का चित्र, बहुत ही फेमस सा चित्र है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। भारतीय पुनर्जागरण काल के पिता किसको कहा जाता है? ये भी जान लीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। यही अवनींद्र बाबू। अवनींद्र बाबू जो है भारतीय कला के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। एक चीज और जानिएगा, ये बंगाल स्कूल के जन्मदाता हैं। ये बंगाल स्कूल या बंगाल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा। और है ब्रश में किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, यही हाई स्कूल ही नहीं और ऊंचे कक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल प्रबल संभावना है आने की कि ब्रश में किसका प्रयोग करते हैं। तो ब्रश में बेटा सेबल और गिलहरी के बाल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेबल और गिलहरी का बाल, ये जो है इसका प्रयोग ब्रश में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योरली कक्षा 10 में तो आता ही आता है, कई बार आ चुका है। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है बेटा? गाढ़ी पेंसिल 2HB होती है, 2HB।
बेटा एचबी का फुल फॉर्म ही जान लीजिएगा। एच का मतलब होता है हार्ड, बी का मतलब होता है ब्लैक, हार्ड एंड ब्लैक, वो पेंसिल जो कठोर हो और काली हो उसको एचबी कहा जाता है। और 2HB वो और गाढ़ी होती है बेटा। तो सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? 2HB। और इकेबाना क्या है बेटा? इकेबाना जो है जापान की कला है। इकेबाना जापान की कला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया करता है, प्राचीन प्रागैतिहासिक केंद्र, यानी भारत में सबसे पहले किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वो है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, सन 1880 में इसकी खोज हो चुकी है, मिर्जापुर की। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय अब भैया जान लो, इसमें तो कुछ जानना है ही नहीं। प्रागैतिहासिक चित्र, प्रागैतिहासिक काल आप पढ़े हो, इतिहास से पहले का आदमी का जब इतिहास ही नहीं लिखा गया था, तो ऐसा नहीं है कि आदमी भोजन नहीं करता था, करता था भाई, फसल नहीं उगा सकता था, खेती नहीं, खेती तो नवपाषाण काल में करना शुरू किया है। तो करता क्या था? जानवरों का शिकार करता था, जानवरों को मारता था, उनके मांस को खाता था। तो अब बताओ कि जब वो केवल एक ही चीज जानता था कि जानवर को मारो और उसको खा लो, तब भैया चित्र बनाएगा तो क्या फूल का बनाएगा? नहीं, शिकार का ही बनाएगा, क्योंकि उसको सबसे प्रिय खेल भी शिकार लगेगा, है ना, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा शिकार ही करता था। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था बेटा? ये शिकार था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में जान लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ये बेटा वैसे तो भारत में कई स्थान है, लोथल गुजरात में है, बहुत ही फेमस सिंधु सभ्यता का, जहां तांबे का हंस मिला था, चावल के अवशेष मिले थे। लोथल है। उत्तर प्रदेश का मेरठ के पास एक स्थान आलमगीरपुर है। हरियाणा का राखी गढ़ी, बनावली, और जम्मू कश्मीर का माड़ादेव। तो ये जो है ये बहुत ही फेमस स्थल है, जिसमें राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। और नर्तकी की मूर्ति, भैया ये नर्तकी की मूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकी की मूर्ति, और किसकी बनी है? कांसे की बनी है। ये भी ध्यान रखिएगा, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। और उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है बेटा? ये तो लखनऊ में है। ये कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। और भारत भवन जो है वो, ये कुछ क्वेश्चन छूटे थे भैया। चैतन्य सिद्ध कलाकार कौन है? चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है वो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी को कहा जाता है। चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है ये क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, क्षितेंद्र नाथ, ये क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता है। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? भारत की बहुत ही प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक चित्रकार अमृता शेरगिल, जिनका जन्म जो है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जिनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अब इनका जन्म भाई हंगरी में हुआ, ये भारतीय है, ये कैसे? इनके पिताजी एक पंजाबी थे और ये चले गए थे बुडापेस्ट हंगरी में, और वहीं पर इन्होंने शादी कर ली। जब हंगरी में इन्होंने शादी कर लिया तो वहीं बुडापेस्ट हंगरी में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये भारत आकर के रहने लगी और इनके जो कला का विकास हुआ
वो भारत में ही हुआ है। और दशावतार मंदिर हमारा बड़ा ध्यान रखिएगा कानपुर में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। और एक दशावतार और है, हम आपको बताएं, यलोरा गुफा की जो है गुफा संख्या 14वीं में जो है दशावतार मंदिर वहां भी है, जिसको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश के दांती दुर्ग ने दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था, वो यलोरा गुफा में है। और हम आपको बताएं अजंता गुफा कहाँ है? अजंता गुफा जो है, एक क्वेश्चन छूटा था, ये महाराष्ट्र में है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे 20 नंबर का OMR सीट पर भरने वाला क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा, कला का बिल्कुल निश्चित आपको मिलेगा। मित्रों अगला क्वेश्चन है, शिव पार्वती की प्रसिद्ध मूर्ति कहां से मिली है? मित्रों अगला क्वेश्चन है, शिव पार्वती विवाह की प्रसिद्ध मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। शिव पार्वती के विवाह की मूर्ति जो है ये एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हुई है। एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हुई है। एलिफेंटा गुफा जो है ये मुंबई के पास समुद्र, चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ एक गुफा है, जिसको हम धारापुरी के नाम से जानते थे, लेकिन जब हमारे यहाँ पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने इसका नामकरण एलिफेंटा कर दिया। यहीं पर शिव पार्वती के विवाह की मूर्ति, बहुत ही अच्छी सी विश्वविख्यात मूर्ति शिव पार्वती के विवाह की एलिफेंटा गुफा से मिली है। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है जानिएगा। नटराज की मूर्ति जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक गुफा है, सित्तनवासल गुफा। सित्तनवासल गुफा जो तमिलनाडु में है, हम यहां लिख भी दे रहे हैं, तमिलनाडु से नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है। और है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है जान लीजिएगा। हम इसके लिए ज्यादा स्पेस छोड़े हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई टॉपिक बताएंगे। भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है बेटा, इसको बनी ठनी के नाम से जानते हैं, बनी ठनी। और ये बनी ठनी जो है ये इतना फेमस है कि इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये भारत की मोनालिसा के नाम से भी प्रसिद्ध है बनी ठनी। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। और जानिएगा इसको बनाया किसने था? इसको बनाने वाले यानी चित्रकार जो थे उनका नाम था निहाल चंद्र मोरध्वज। निहाल चंद्र मोरध्वज ने इसको बनाया था। किस शैली में बना है ये भी जानिएगा। ये किशनगढ़ शैली में बना है, किशनगढ़ शैली। ये राजस्थान की एक शैली है, किशनगढ़ शैली में बना है। किशनगढ़ शैली के जो आश्रयदाता राजा थे, ये राजा जो थे राजा सावंत सिंह के संरक्षण में ये चित्र बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चित्र है। भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनी ठनी, जिसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, जिसको बनाया था चित्रकार निहाल चंद्र ने। यह किशनगढ़ शैली में बना है और राजा सावंत सिंह के आश्रय में बना था। ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है ये जानिएगा। बड़ा ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है, सूर्य मंदिर ये। और वो भी कहाँ का? कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा में है। ये कोणार्क उड़ीसा के मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। एक चीज और यहाँ हम बता दें बेटा, एक क्वेश्चन पिछली बार हाई स्कूल में आया था कि बादामी गुफाएं कहाँ है, जानते रहिएगा। बादामी गुफाएं,
बादामी गुफाएं जो है ये बीजापुर के आईहोल के पास है। बीजापुर और वो भी आईहोल के निकट है। ये आया हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीजापुर, ये बादामी गुफाएं कहाँ है? ये आ चुका है पिछली बार, उठा के पेपर देखिएगा। बादामी गुफाएं कहाँ है? ये बीजापुर के आईहोल में है। ईंटों से बना हुआ गुप्त काल का मंदिर, बेटा ये भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। और इंडो ग्रीक शैली किसको कहा जाता है? बेटा गांधार शैली। ध्यान रखिएगा, गांधार शैली और मथुरा शैली ये बिल्कुल सेम ही चीजें हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जरा सा थोड़ा सा अंतर है। वही ये इंडो ग्रीक शैली जिसमें भारत और यूरोपियन शैली का मिश्रण है, इसलिए इसको इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। गांधार शैली जो भारत के उत्तरी भाग में प्रचलित थी, इसमें जो है काले पत्थर का उपयोग किया गया है। ये काले पत्थरों की भगवान बुद्ध की बनी हुई मूर्ति मिलती है। और मथुरा शैली में बेटा ये स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। स्लेटी रंग के पत्थर। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कक्षा 10 में 20 नंबर श्योरली दिला कर ही जाएंगे।